हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। हमारे देश में आपदाओं के कारण जीडीपी का एक बहुत हिस्सा ही उसके प्रबंधन में चला जाता है, जो कि और लोगों का जीवन भी इससे प्रभावित रहता है और हज़ारों लोगों की जानें भी चली जाती। इसलिए ये टॉपिक जो है इस समय बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि कहीं-कहीं अधिक बाढ़ की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में बताया गया है और उसको किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य करती है, वो उस एजेंसी का नाम है एनडीएमए। इसकी स्थापना आपदा अधिनियम 2005 द्वारा अनिवार्य रूप से की गई थी। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। ये जो है सबसे ऊंचे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा वैधानिक निकाय है। स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उनका जो है उनके जो हेड होते हैं वो डीएम होते हैं, और जो स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है उसके मुख्यमंत्री होते हैं, और जो नेशनल लेवल पे होती हैं उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह संस्था सभी प्रकार की आपदाओं का प्रबंधन और नीतियां एवं कार्यक्रम बना एवं सभी आपदा प्रबंधन संस्थाओं के बीच में सहयोग स्थापित करना। इस एजेंसी का जो मुख्य कार्य है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां और उनके प्रबंधन की विधियों और विभिन्न जो प्रबंधन एजेंसियों हैं उनके बीच संबंध स्थापित करके आपदा को रोकने का कार्य करती है। भारत में बाढ़ प्रबंधन नीति की एक आवश्यकता है। जो भारत में सबसे ज़्यादा इस समय बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रबंधन नीति की आवश्यकता है। भारत बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अभी भी बाढ़ से हुई तबाही की चपेट में हैं। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इस साल भारी बारिश ने कई राज्यों में विनाशकारी बाढ़ ला दी है। तो इस बार भी कई राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आई। परिणाम स्वरूप 1439 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा 3,65,770 घर क्षतिग्रस्त हो गए तथा 307 जिलों में फसल को नुकसान हुआ है। तो देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा डाटा है, क्योंकि 1439 लोगों की मृत्यु हुई, 3.25 लाख के आसपास घर क्षतिग्रस्त हो गए और ये 307 जिले इससे प्रभावित हैं। वर्ष 2022 में असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार में बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ। इसी वर्ष जो है अभी बाढ़ से जो है ये राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। तो जैसा कि इसमें बताया गया, वर्ष 1971-80 के दशक में बाढ़ से मृत्यु थी 9,767, जबकि वर्ष 2011 और 20 के दशक में हो गई 15,350 हो गई है। तो देखिए कि हम लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उससे होने वाली मृत्युएं लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि 1970-71 के दशक में 9,767 थी और 11 से 20 के दशक 15,350 हो गई हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत 2019 में 7वां सबसे अधिक प्रभावित देश है। जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके अनुसार जो है
आपदा से प्रभावित होने वाला भारत 7वां सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाढ़ से मृत्यु 1953 में 37 से बढ़कर 2020 में 1815 हो गई। तो देख रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार जहां 1953 में सिर्फ 37 मृत्यु होती थी, वहां 2020 में बढ़कर 1815 हो गई। तो ये मतलब बहुत ही चिंतनीय विषय है। वर्ष 1980 में बाढ़ से 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित थी। वही 2011 में यह 45.64 मिलियन हेक्टेयर, लमसम 14% के लगभग वृद्धि हुई है भूमि के प्रभावित में। तो बाढ़ लगातार जो है विनाशकारी होती जा रही है। इसके प्रबंधन के लिए सरकार को कोई बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा। भारत में बाढ़ के कारण तेजी से बदलती जलवायु। भारत में बाढ़ का कारण है जो कि भारत की जलवायु बदल रही है और सामाजिक आर्थिक स्थितियां राज्यों में बढ़ती आवृत्ति और बाढ़ से संबंधित क्षति के प्रमुख कारणों में से एक हैं। तो बाढ़ से जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित कारण आर्थिक और सामाजिक हैं। इसके अन्य भी कारण हैं बाढ़ को ला बाढ़ के होने में अन्य भी कारण हैं, जैसे तेजी से शहरीकरण, वनों की कटाई। जैसे इस समय बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिससे कि लोग जो है अधिक भूमियों और संसाधनों पर अधिक दबाव होने की वजह से बाढ़ जो है बहुत भारी मात्रा में आ रही है। दूसरा है वनों की कटाई। लगातार वनों की कटाई होने से जो है पानी का अवशोषण कम होता है, जिससे कि उनकी बाढ़ की आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है उच्च जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ये भी मुख्य कारण है। अनियमित वर्षा। वर्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं है। अनियमितता रूप से वर्षा हो रही, कहीं बहुत भारी हो जा रही, कहीं वर्षा ही नहीं हो रही। नदियों का विशाल जाल। भारत में जो नदियों का विशाल जाल है, जिससे कि हर बार कहीं न कहीं बाढ़ आ जाती है। बाढ़ अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। गरीब ग्रामीण परिवारों की आजीविका को खतरे में डालती है और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। एक एजेंसी है पारिदा। पारिदा के एक शोध पत्र में कहा गया है, बाढ़ के कारण भारत को एक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.46% सालाना नुकसान होता है। भारतीय शहर हर बारिश के मौसम में डूब जाते हैं, जिसके कारण खराब शहरी प्लानिंग, मजबूत जल निकासी व्यवस्था का अभाव है, नगरीय नियोजन का अभाव है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 31% जनसंख्या शहर में रहती है या 2030 तक 50% हो जाएगी। तो जो शहरी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही, शहरों का लगातार प्रसार होता जा रहा है, जिससे कि ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सब समस्याओं को रोकने के लिए मोजाम्बिक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो देखते हैं मोजाम्बिक मॉडल में बाढ़ के नियंत्रण करने के उपाय। उसने जो बाढ़ के नियंत्रण के उपाय किए हैं, वो नंबर 1 है बाढ़ की भविष्यवाणी। मोजाम्बिक ने अभी हाल ही में बाढ़ से प्रबंधन की बहुत ही अच्छी जो भविष्यवाणी करने वाली इंस्ट्रूमेंट हैं,
वो अमेरिका से लेकर इतनी अच्छी भविष्यवाणियाँ कर रहा है कि 2 दिन या 5 दिन पहले तक भविष्यवाणी कर देता है कि बाढ़ आने वाली। तो इसलिए वहाँ जो है जनहानि की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे नंबर 2 है पूर्व चेतावनी प्रणाली। उसे पूर्व कुछ घंटे पहले ही चेतावनी जारी कर दी जाती है और वहाँ से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ से लोग अपने आप ही निकल जाते हैं। तीसरा है सीमा पर सहयोग। जो विभिन्न देशों की सीमाएँ हैं, उन नदियों में जो है डैम बने हुए हैं, उनमें पानी के स्तर की जाँच और उनके प्रबंधन और उनसे सहयोग के बारे में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है। ग्रीन संरचना या ब्लू ग्रीन संरचना एक ऐसा नेटवर्क है जो प्राकृतिक संरचना के साथ शहरों का विकास करता है। तो अब जो है ये जो है ग्रीन संरचना पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। ये ऐसी संरचना है कि जो शहर में आप जितना बिल्डिंग के लिए अप्रूवल लेंगे उसमें उतनी ही ग्रीन पेड़ों को लगाना पड़ेगा। इसलिए ये जो ग्रीन संरचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्राकृतिक संरचना के साथ शहरों के विकास करता है। और और एक पॉइंट है नदियों को जोड़ना, तटबंधों का निर्माण करना। बाढ़ को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए नदियों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत सी नदियाँ सूखी रहती हैं और बहुत सी में बाढ़ आती है। इसलिए नदियों को कनेक्ट करने से भी हमारी बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। जिस जो कहीं सूखा है वहाँ पानी आसानी से पहुँच जाएगा। और नदियों पर तटबंधों का निर्माण। जिस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है वहाँ पर तटबंधों का निर्माण कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ का नुकसान बहुत ही कम हो जाए। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ, उसका सही जवाब आपको देना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। अभी जो हाल ही में 11 रामसर स्थल खोजे गए हैं, उसके बाद अब भारत में कितने रामस्थल हो गए हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका कौन जवाब देता है। और अगर ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।